बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, हार्ट में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। आपका जो ये हार्ट वाला चैप्टर है शुरू ही यहाँ से होता है, जो आपने चीज़ पढ़नी स्टार्ट करी इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ से। ये अगर हम क्लिनिकली देखें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी तो करवा दी थी आपको, एमआई की, ठीक है, एमआई की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वही आपने करनी होती है। तो ऐसे कि में जो भी आ जाए वो डे वाइज आपसे मॉर्फोलॉजी पूछता है, ठीक है, साथ कम्प्लिकेशन पूछ सकता है, मार्कर पूछ सकता है। तो इसलिए इसको मैंने अलग से वीडियो बनाई है। इसकी एमआई की मॉर्फोलॉजी सबसे मुश्किल है आपकी पूरी पैथों में याद करनी है, ठीक है, तो इसलिए वो मैंने इसका अलग से वीडियो बनाई है। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। इस्कीमिया है मायोकार्डियम का, मैंने भी वीडियो बनानी नहीं थी लेकिन बच्चों के इसरार पे मैंने ना बाद लोगों ने कहा कि आप बनाएं। तो इस्कीमिया ऑफ मायोकार्डियम इसमें आपको मिलेगा। इस्कीमिक हार्ट डिजीज इस्कीमिया, ये ज़ाहिर बात होगा। अब इम्बैलेंस होता है इसमें कार्डिक ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स, ये तीन चीज़ों में इम्बैलेंस होता है, किसी एक चीज़ में हो सकता है इनमें से, ठीक है। 90% से ज़्यादा केसेस में हमारे पास क्या होता है, क्रोनिक ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। अब लेस कॉमनली हमारे पास कौन सी कंडीशन है, हार्ट की डिमांड बढ़ चुकी है, ठीक है। डिमांड कब बढ़ती है, एथलीट्स में हो सकता है, प्रेगनेंसी में हो सकता है। ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, कम कब होता है, शॉक में होता है। ब्लड लॉस हो रहा है, इंजरी हो चुकी है। डिमिनिश्ड ऑक्सीजन, निमोनिया हो चुका है, ठीक है, ऑक्सीजनेशन ही ब्लड की हो रही। कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई है, किस में होता है, एनीमियाज में होता है, ठीक है। ये सारी कंडीशंस विल लीड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज का हो सकता है। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास 4 फॉर्म में IHD प्रेजेंट करती है, ठीक है, मतलब IHD इस्कीमिक हार्ट डिजीज। एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें सिर्फ पेन होता है, मतलब इतना आपके पास स्कीमा होता है कि जस्ट पेन होता है आपके पास, ठीक है, शदीद पेन। और उसके बाद अक्यूट एमआई में ये होता है कि सेल की डेथ होना शुरू हो जाती है। स्कीम में इस कदर जांच होगा कि डेथ होनी शुरू हो गई। उससे आगे अगर हम सही तरह से ट्रीट ना करें, मैनेज ना करें, तो क्रोनिक हार्ट डिजीज में चेंज हो जाएगा, अक्यूट जो है, ठीक है। साथ ही हार्ट फेलियर हो जाएगा, जैसे हार्ट फेलियर, और एंड पे सडन कार्डिक डेथ भी आपको मोस्टली केसेस में मिलती है। और उसके बाद हम इसकी पैथोजेंसिस देखते हैं। तो पैथोजेंसिस आपके लिए समझना, ठीक है, अपने इसे अच्छे से समझना है। अब जब क्रोनरी परफ्यूजन, ठीक है, वो इनएडिकेट होगी, हमारे पास 3 आगे मैकेनिज्म है क्यों हो सकती है, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस है जिसकी वजह से प्लग बन चुका है, ठीक है, थ्रोम्बोसिस हो चुकी है, या वैजोस्पैज्म हो चुका है। तीनों कंडीशन जो है क्रोनरी परफ्यूजन को कम करेंगी, ठीक है, आर्टरी में ब्लड का फ्लो कम करेगी। अब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन आपके पास कब होगी, जब 70% ऑक्लूजन, 70% से लेस ऑक्लूजन होगी। अगर 70% से ज़्यादा होगी तो मतलब सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कौन सी एंजाइना पेक्टोरिस आपको पता है, तो इसे क्लिनिकल स्टीनोसिस भी कहते हैं, क्रिटिकल स्टीनोसिस भी कहते हैं, ठीक है। 70% ज़्यादा ऑक्लूजन होगी, और या हम स्टेबल एंजाइना भी कहते हैं। और 90% से ज़्यादा ऑक्लूजन होगी तो हम अनस्टेबल एंजाइना कहेंगे, ठीक है। उसके बाद एथेरोस्क्लेरोटिक लीजन जो है वो प्रोग्रेसिवली ऑक्लूड करता है ल्यूमन को ओवर द ईयर्स, जिसकी वजह से कोलेटरल ब्लड सप्लाई डेवलप हो जाती है, ठीक है। अगर तो आहिस्ता आहिस्ता आपका, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, तो आपका हार्ट कुदरत ने ऐसा निज़ाम बनाया है, ठीक है, और आर्टरीज होती हैं ज़्यादा होती हैं जो कोलेटरल सप्लाई शुरू हो जाती है उस एरिया की। तो उसके बाद एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब इसके जिम्मेदार और इसके जो कॉन्सिक्वेंस हमें नज़र आते हैं, अब कौन से एलिमेंट है, एक तो इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है। उसके बाद थ्रोम्बोसिस एसोसिएटेड विद डिसरप्टेड प्लेग। अब एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, प्लेग बनता है, ठीक है। प्लेग की अगर डिसरप्शन होगी उसमें थ्रोम्बोसिस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन है। अब वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मैकेनिज्म आपको बताते हैं, दैट इज स्टिमुलेटेड बाय सर्कुलेटिंग एड्रीनर्जिक एग्नस, एड्रीनर्जिक एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है, वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो जब वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी, प्लेटलेट कंटेंट जो हैं, उसके बाद दूसरी एक तो है आपके पास एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, दूसरा प्लेटलेट कंटेंट, ठीक है, ये बढ़ा सकते हैं वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन को। इम्बैलेंस बिटवीन रिलैक्सिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग फैक्टर, जो लोकल फैक्टर होते हैं वेसल के, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह हो गए। उसके बाद पेरीवेस्कुलर इन्फ्लेमेटरी सेल मीडिएटर, ठीक है, वेसल्स के इर्द की जो इन्फ्लेमेटरी सेल होते हैं उनके मीडिएटर जो रिलीज होते हैं, ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, ये स्टिमुलेट कर सकती हैं वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन को, ठीक है। ये हमने एक का मैकेनिज्म देख लिया वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन का। अब हम थ्रोम्बोसिस जो डिसरप्टेड प्लेग के साथ एसोसिएटेड है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। वो चलिए आगे हम देखते हैं हमारा जो अक्यूट प्लेग चेंजेस थी, ठीक है, जिसमें मैंने कहा थ्रोम्बोसिस बनता है डिसरप्टेड प्लेग में। अब अक्यूट प्लेग चेंजेस वैसे तो हम पहले पिछली वीडियो में भी देख रहे हैं जब हाइपरटेंशन वाला टॉपिक हम कर रहे थे, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब इसमें होता है क्या, अनस्टेबल एंजाइना, 3 कंडीशन हमारे पास, इन्फाक्शन और ऑफन सडन डेथ,
ये 3 चीज़ें आपको मिल सकती हैं एक्यूट प्लेक चेंज में, ठीक है। अब ये होती कैसे है एक्यूट प्लेक चेंज? बिकॉज ऑफ अब्रप्ट प्लेक चेंज फॉलोड बाय थ्रोम्बोसिस। अब अब्रप्ट कोई चेंज आती है, अब्रप्ट चीजेस कौन सी है हमारे पास? रप्चर हो गया है प्लेक का, फिशरिंग हो गई या अल्सरेशन हो गई है। जब फिशरिंग या आप कह रहे हैं कि अल्सरेशन होगी तो हाईली थ्रोम्बोजेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आपके प्लेक के अंदर पड़े हैं, ठीक है, उसका इन्फ्लेमेटरी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, या फिर उसके अंडरलाइन बेसमेंट मेम्ब्रेन है, कोई एंडोथेलियम पे सारा कुछ हो रहा है ना, तो उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, जब वो एक्सपोज होती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, वो थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है। उसके बाद हैमरेज इनटू द कोर ऑफ प्लेक। जब प्लेग की कोर में, कोर जो है इसका नेक्रोटिक सेंटर, 2 चीज़ें हमने बड़ी थी, कैप और कोर, जब उसमें हैमरेज होगा, ब्लड आएगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ट्रिगरिंग फैक्टर इसके 2 हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक, ठीक है, प्लेग के रप्चर के। अब इंट्रिंसिक उसके अंदर जो उसकी कंपोजिशन है आपके प्लेग की, उसमें इन्फ्लेमेटरी सारा कुछ हम जो देख के हैं, ठीक है, उसमें मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, सारा कुछ चीज़ें होती है। एक्सट्रिंसिक में बाहर वाली चीज़ें, प्लेटलेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। अब प्लेग्स, अब हम इंट्रिंसिक मैकेनिज्म देख रहे हैं, प्लेग्स आर मोर लाइकली टू रप्चर दैट हैव, अब जिनके पास ये क्वालिटी होती है, कोर जो है उनकी लार्ज होती है और कैप जो है थिन होती है, क्योंकि कैप जो है वहाँ से रप्चर शुरू होना है। अब फिशर अकर एट द जंक्शन ऑफ कैप एंड एडजेसेंट नॉर्मल प्लेग फ्री आर्टीरियल सेगमेंट, ठीक है, जहाँ पे प्लेग बना होता है वो साथ नॉर्मल आपका सेगमेंट है, वहाँ पे वीक, जैसे आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो ना तो साथ और स्किन पे खिंचाव पड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे ये कंडीशन है। अब मैकेनिकल स्ट्रेस जो हाईएस्ट होती है कैप के ऊपर, क्योंकि थिननेस है ना आपकी, तो वहाँ पे आपकी मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो हाईएस्ट होगी, जबकि जो कैप है वो वैसे जो है आपकी थिननेस होती है। अब फाइबरस कैप जो है वो कंटिन्यूसली रीमॉडल होती रहती है, ठीक है। स्टेबिलिटी उसकी डिपेंड करती है कोलेजन के सेंसेस और डिग्रेडेशन पर। हम अगर देखते हैं कैसे स्मूथ मसल सेल प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन को, जबकि मैक्रोफेजेज जो हैं वो मेटेलोप्रोटीज प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्या करती है, ये डिग्रेडेशन करती है कोलेजन की, ठीक है। कोलेजन क्या कर रहा था, उसको मेंटेन कर रहा था स्टेबिलिटी को, ठीक है, उसकी आपकी जो फाइबरस कैप है, अब उसको डिग्रेड, मैक्रोफेज ज़्यादा वो डिग्रेड करेंगे। अब प्लेक मोर प्रोन टू रप्चर कब, जब स्मूथ मसल जो है वो कम होंगे, मीन कोलेजन कम प्रोड्यूस होगा, और इन्फ्लेमेटरी सेल मीन मैक्रोफेजेस ज़्यादा होंगे, मीन मेटेलोप्रोटीज ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, डिग्रेडेशन होगी कोलेजन की, इससे आपकी कैप वीक हो जाएगी और उसके रप्चर होने का खदशा ज़्यादा होगा। अब समझ आ गई है ना बात। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हमारे पास एड्रीनर्जिक स्टिमुलेशन, ठीक है, आपकी एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन वगैरह, ये क्या करते हैं, वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं। अब इंक्रीज, उसके अलावा जो है लीड टू इंक्रीज स्ट्रेस ऑन प्लेग, ठीक है, जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो जाहिर बात है प्लेग पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा और रप्चर होने का खदशा होगा। उसके बाद जब बंदा सुबह सुबह उठता है, ठीक है, राइजिंग का टाइम है या जब भी सो के उठता है, उस वक्त हमारे एड्रेनालिन लेवल जो है वो बढ़े हुए होते हैं, ठीक है। 6 AM टू 12 AM के दरमियान मोस्टली देखा गया आपके पास MI के केस आते हैं, ठीक है, इमरजेंसीज में। तो इसके बाद इमोशनल स्ट्रेस जो है, इसलिए कहते हैं जिसे दिल का मसला हो, ठीक है, जब पहले भी MI का अटैक आया हो, उसे कहते हैं कि इसे भाई स्ट्रेस नहीं देनी, जैसे दिल का मसला है इससे ऐसी बातें ना करो, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा, ठीक है। वो इसी वजह से, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस में भी एड्रीनल सिस्टम आपका एक्टिव होता है, ठीक है, एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से प्लेग के रप्चर होने का खदशा होता है। तो अब हमने IHD का मैकेनिज्म तो देख लिया है, आगे हम इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ जाते हैं। तो एंजाइना पेक्टोरस, ठीक है, अब ये आपके पास कितनी इसकी टाइप्स हैं, 3। स्टेबल एंजाइना, जो आप वर्क करेंगे तब आपको पेन महसूस होगी। प्रिंस मेटल जिसमें वेजोस्पैज्म होता है, ये रेस्ट में भी होता रहता है। उसके बाद अनस्टेबल, ये भी रेस्ट में होता रहता है, इसे अनस्टेबल नाम इस वजह से। ये क्रीसेंडो एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास जैसे स्टेबल में थीरोस्क्लेरोसिस होती है, वो 70% से ज़्यादा हो तो सिम्टम आनी शुरू होती है, इसलिए अनस्टेबल में भी आपके पास थीरोस्क्लेरोसिस और वेजोस्पैज्म दोनों हो सकती हैं, ठीक है, मोस्टली दोनों ही होते हैं। तो उसके बाद MI हम देख लेते हैं। तो MI की हम पैथोजन से देखने जा रहे हैं। मोस्ट केसेज जो है इसके किस वजह से होते हैं आपके पास, थ्रोम्बोसिस की वजह से, ठीक है। 3 मैकेनिज्म पड़े हैं, तो सबसे कॉमन जो है थ्रोम्बोसिस है। बाकी 10% केसेज में देखा गया ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन आपको मिला, लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस उसमें नहीं थी, ठीक है।
अब उसमें क्या हो सकता है, फिर उसमें वैजोस्पैज्म और एम्बोलाइजेशन मिली थी म्यूरल थ्रोम्बाई से, ठीक है। म्यूरल थ्रोम्बाई ये एक ऐसा थ्रोम्बस बनना जो आपके न्यूमन को थोड़ा सा ब्लॉक करता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्लॉक होगा, पीछे से ब्लड आएगा, वो प्रेशर से आगे चला जाएगा, एम्बोलाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें देखी गई। उसके बाद इनफाक्ट इन इनर मोस्ट लेयर ऑफ मायोकार्डियम अंदर वाली जो लेयर है जो एंडोकार्डियम की तरफ होती है, थ्रोम्बाई एंड एम्बोलाई एब्सेंट, ठीक है। उनमें थ्रोम्बाई और एम्बोलाई एब्सेंट देखा गया। तो देखा क्या गया उनमें, स्वेयर एथीरोस्क्लेरोसिस थी, जिस वजह से मार्जिनल परफ्यूजन हो रही थी। अब क्योंकि आपकी ब्लड सप्लाई जो है हार्ट की वो होती है किसमें, जो एक्सटर्नल लेयर है आपकी, ठीक है, एपिकार्डियम में। तो सबसे एंड पे किसको मिलता है, मायोकार्डियम की इनर लेयर को, ठीक है, सब एंडोथीलियम को। तो वह एंडोथीलियम पे नीचे वाले जो मायोकार्डियम का हिस्सा होता है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू होता है। उसके बाद हम इसका देखते हैं कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन। इसका मैकेनिज्म डिस्ट्रप्शन होगा प्लेग का, प्लेटलेट आके जुड़ेंगे, एक्टिवेशन हो जाएगी। अब एक्सपोजन होगा टिश्यू फैक्टर का, कोआगुलेशन की एक्टिवेशन, कोआगुलेशन कैस्केड जो है, ठीक है, वो पाथवे एक्टिवेशन उसकी हो जाएगी। और जो उसकी एक्टिवेशन होगी तो कुछ मिनट्स के अंदर कंप्लीट ऑक्लूजन हो जाएगी, कंप्लीट ऑक्लूजन थ्रोम्बोस की वजह से, किसकी, ल्यूमन की वेसल की, ठीक है, कोरोनरी वेसल की। उसके बाद मायोकार्डियल रिस्पॉन्स टू इस्कीमिया। अब मायोकार्डियम का रिस्पॉन्स क्या है, एटीपी लो होगा, ठीक है, इस्कीमिया हो चुका है, ठीक है, इस्कीमिया। तो हम देखते हैं मायोकार्डियम क्या करेगी, लो हुआ, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस नहीं होगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं आ रही, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा। अब पेन जो होता है वो लैक्टिक एसिड की कॉम्बिनेशन की वजह से होता है, ये भी एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल अल्ट्रा स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं स्कीमिक सेल में, ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजन खत्म हो गया, ब्लड नहीं आ रहा। सेल और माइटोकॉन्ड्रियल, ठीक है, मायोकार्डियम सेल और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाते हैं। उसके बाद अगर आपका इस्कीमिया 20 से 40 मिनट्स तक रहे तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। अगर इससे कम 20 से कम मिनट के अंदर अंदर हम मैनेज करना शुरू करते हैं, ठीक है, उसे रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तो उसके बाद जो है डैमेज शुरू हो जाता है। अब मायोकार्डियम रिमेन्स डिसफंक्शन फॉर सेवरल डेज इवन आफ्टर टाइमली रीपरफ्यूजन, ठीक है, इसे स्टन्ड मायोकार्डियम कहते हैं। आप रीपरफ्यूजन कर भी दी, जल्दी थी, मैनेजमेंट कर भी दी सारा कुछ, उसके बाद भी कुछ दिनों तक आपकी मायोकार्डियम जो डैमेज हो चुकी है वो क्या करती है, जैसे शॉक में नहीं बंधा रहता, वो शॉक में रहती है, इसे स्टन्ड मायोकार्डियम कहते हैं। फंक्शन आपको कंप्रोमाइज हो जाता है हार्ट का, ठीक है, स्टेबिलिटी की वजह से, ठीक है। आप बता रहे हैं इसमें आपके मतलब वो जो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री है वो चेंज होती है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्टेबिलिटी जो है, उसकी वजह से अरिथमियाज होता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एमआई है, ठीक है, ये आगे भी हम देखें कम्प्लिकेशन में भी। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन एमआई अरिथमियाज, उसमें से भी कौन सी चीज़ है, आपका वेंट्रिकल फिब्रिलेशन। उसके बाद इरिवर्सिबल इंजरी जो है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, सब एंडोकार्डियल जोन से। मैंने को बताया सब एंडोकार्डियल जोन कौन सा, मायोकार्डियम का इनर मोस्ट हिस्सा, क्योंकि एंडोकार्डियम जो आपकी है, ठीक है, एंडोकार्डियम उससे भी हार्ट से डायरेक्ट आपके ब्लड मिल जाता है। उसके बाद जो एपिकार्डियम है उसमें तो ब्लड सप्लाई आपकी होती है ना, वैसल आ रही होती है। और उसके बाद अंदर जो मायोकार्डियम है उसको भी बाहर से ही आ रहा है, ठीक है। अब एंड पे जिस चीज़ को मिलता है वो सब एंडोकार्डियल रीजन होता है, ठीक है। अगर 3 से 6 घंटे तक आपका, ठीक है, उसके बाद हमारा जो है ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट जो है वो बनता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व करता है। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, सब एंडोकार्डियल जोन से। अब आर्टरीज सबसे कॉमन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी 90% केसेस आप कहते हैं, बल्कि 60 to 80% केसेस में ये ब्लॉक होती है, ठीक है, इसमें आपके थ्रोम्बस या ब्लॉकेज आता है। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी आपकी है, ठीक है, जो पोस्टीरियर आपके पार्ट को वो ब्लड सप्लाई कर रही होती है हार्ट की, ठीक है, मोस्टली वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल को। उसके बाद लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ये 3 आपकी तरतीब है। सबसे कॉमन लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, आगे जो आपके वेंट्रिकल के सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी बल्कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, ये तरतीब आपने बस याद रखनी। नहीं, अभी आप कह रही होंगी कि भाई मॉर्फोलॉजी क्यों नहीं करवा रहे, मॉर्फोलॉजी इसकी करवा दी है, ठीक है, अभी मैं आपको लिंक ऊपर शो हो रहा होगा। तो मॉर्फोलॉजी इसकी ना, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो उस शुरू वाले लेक्चर में इसकी मॉर्फोलॉजी करवाई थी, ठीक है, तो वो आपने लेक्चर अलग से देख लेना, ठीक है। मेन आपकी इसमें मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। अभी जो चीज़ें और करवा रहा हूँ लैब टेस्ट और आगे हम कम्प्लिकेशन करेंगे, ये ऐसी हुई है। बाकी में जब भी जो सारा पीछे करवाया इसमें से MCQ मोस्टली आते हैं, सारा इसलिए करवाया क्योंकि ये आपका मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आगे क्लिनिकल लाइफ में भी। अब हमारा लैब टेस्ट का नमूने का माइक ट्यून लाउड करना, ठीक है, बुलंद करना। अब माइक से मायोग्लोबिन, ठीक है, ये तरतीब वाइज है, और C से CKMB, अगर ट्यून से ट्रोपोनिन I,
और लाउड से LDH, ठीक है। हम इसकी 4 चीज़ें देखेंगे, ऑनसेट, पीक, नॉर्मलाइज और सिग्निफिकेंस। और अभी हम देखते हैं कि ऑनसेट जो है आपकी तरतीब याद रखना है। मायोग्लोबिन पहले 1 घंटे में, ठीक है, ऑनसेट शुरू हो जाता है। CKMB आगे 2 घंटे में, ठीक है, 1 से 3, 2 से 4, 2 से 4, और LDH आगे अगर 2 से 4 को हम इकट्ठा लिखे तो 24 बनता है, ठीक है। तो इसी तरह हम LDH में नीचे 24 से 48, ये तरतीब आप ये बस याद रखनी, ठीक है। पहली यार तरतीब याद रखनी है, बाकी आपको हो जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए, मायोग्लोबिन 12 में पीक आती है, उसका 12 का डबल करें 24 है, CKMB है, 24 का डबल करें 48, ठीक है। 24 से 48 आपका ट्रोपोनिन है। आगे फिर जो LDH है ये डेज में चला जाता है, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी डेज इसमें आ जाते हैं, वीक भी आ जाते हैं बाद बात। उसके बाद नॉर्मलाइज होने में हमारे पास 36 से हम शुरू करते हैं, ठीक है। हमने पहले 1 आवर से शुरू किया, फिर 12 आवर से पीक, अब नॉर्मलाइज 36 आवर में मायोग्लोबिन होगा, उसका डबल 72 आवर है, और 72 आवर 3 दिन बनते हैं, 3 दिन का डबल करें 6 दिन बनते हैं, ठीक है। लेकिन हमने नीचे 7 दिन लिख दिया है, थोड़ा सा आप कह लें कि इससे वो करके ये कंप्रोमाइज़ किया है। 7 डे और 7 का डबल हमारे पास 14 डे, डबल चीज़ें सारी आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस, ये आपके MCQs में आता है। आपने देखा था मायोग्लोबिन और वो सबसे अर्लीस्ट मार्कर मायोग्लोबिन, ठीक है। और CKMB सेंसिटिव है, लेकिन मोस्ट सेंसिटिव MCQ आता है, ये हमें भी आया था। ट्रोपोनिन है मोस्ट सेंसिटिव स्पेसिफिक, दोनों चीज़ें, ठीक है। और LDH को इतना स्पेसिफिक नहीं है। और उसके बाद कम्प्लिकेशन में अब इसके आपने देख रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन है आपका, ठीक है। ये तो ज़ाहिर बात है, जब आपके मसल की इंजरी होगी तो उसका वर्क करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। उसके बाद पेपिलरी मसल डिसफंक्शन, पेपिलरी मसल का काम क्या होता है, जो वाल्व है ना उन्हें क्या करना, उन्हें बंद करके रखना, स्ट्रॉन्ग करके रखना। जब उसका डिसफंक्शन होगा तो रिगर्जिटेशन हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद राइट वेंट्रिकुलर इन्फाक्शन, ये मोस्टली तो कम होता है, 1 से 2% ही होता है, मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल का होता है। लेकिन अगर इसका हो जाए तो वेनस पूलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो पीछे आपके पल्मोनरी सिस्टम में सारा कुछ जमा होना शुरू हो जाता है। और अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का इन्फाक्शन हो, उसका डिसफंक्शन हो, तो फिर भी क्या होगा, आगे ब्लड नहीं जाएगा, पीछे कॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा। तो उस सूरत में भी हमारे पास राइट वेंट्रिकल फेलियर हो जाता है। और अगर आपके सेप्टम का इन्फाक्शन हो, ठीक है, तो दोनों वेंट्रिकल के दरमियान है, तो फिर भी तो हमारा राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, उसका डिसफंक्शन होता है और वेनस ब्लीडिंग हो जाती है। उसके बाद मायोकार्डियल रप्चर, उधर सेल जब आप इस्कीमिया होता है, सेल की डेथ होती है तो वीक हो जाती है मायोकार्डियम, जब वीक होती है तो उसका रप्चर हो जाता है, ठीक है। इससे ब्लड आपके जो मायोकार्डियम उसमें जमा होने शुरू हो जाता है। उसके बाद अरिथमियाज आ जाते हैं हमारे पास। अरिथमिया मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ MI में क्या होती है हमारे पास, अरिथमिया होता है, ठीक है। उसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ जाती है। उसके बाद पेरिकार्डाइटिस, जब मायोकार्डियम का रप्चर होता है तो इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड बाहर आता है, जिससे पेरिकार्डियम में इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद चैम्बर डायलेशन हो जाती है, क्योंकि मसल वीक हो जाती है डेथ की वजह से मायोकार्डियम के, और चैम्बर ब्लड जो है जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब ब्लड जमा होना शुरू होता है तो आपके चैम्बर की डायलेशन हो जाती है। उसको बाद म्यूरल थ्रोम्बस क्यों बनते हैं, थ्रोम्बस इस वजह से बनते हैं क्योंकि एक तो आपको सरफेस जो है मायोकार्डियम डैमेज है, दूसरा ब्लड जो है वो आगे जा नहीं रहा, ब्लड स्टेसिस हो चुका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से। ये दोनों चीज़ें थ्रोम्बस के लिए क्या जगह फराहम करती है, थ्रोम्बस बनते हैं इन चीज़ों से। उसके बाद वेंट्रिकुलर एनरिज्म, वेंट्रिकल का आउट पाउचिंग सी बन जाती है क्योंकि वाल आपकी वीक हो चुकी है। उसके बाद प्रोग्रेसिव लेट हार्ट फेलियर, आस्ता आस्ता, ठीक है, क्योंकि अब मसल की डेथ हो चुकी होती है तो आहिस्ता आहिस्ता हार्ट फेलियर की तरफ पेशेंट जाना शुरू हो जाता है। आपने खुद ही सोचना है क्या क्या हो सकता है, तो वही कम्प्लिकेशन आपने लिखते जाना है, ठीक है।